जय हिंद। कल देख रहे थे भाग 3 जो कि मूल अधिकार के बारे में चर्चा करता है और मूल अधिकार की जो चर्चा है आर्टिकल 12 से 35 के अंतर्गत आते हैं। भाग 3 12 से 35 आर्टिकल, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आज हम इसको फिर से रिकॉल करते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। समझते हैं ध्यान से। 12 में क्या था? 12 में मूल अधिकार की परिभाषा था। 13 में क्या था? अल्पीकरण की बात बोली गई है, मतलब कि आपका अगर मूल अधिकार दूसरे के मूल अधिकार को नुकसान पहुंचा रहा है तो 13 आर्टिकल लगा के आपके मूल अधिकार को कम कर दिया जाएगा। ओके देन 14 में क्या है? 14 में समानता का अधिकार है। 15 में क्या है? 15 में क्या है? तो जाति धर्म लिंग के आधार पर समानता। 16 में क्या है? लोक नियोजन की समानता, नौकरी में समानता। 17 में क्या है? छुआछूत का अंत है। 18 में क्या है? उपाधियों का अंत है। 19 में क्या है? 19 में क्या है? अभिव्यक्ति की आज़ादी है। 19 में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जिसमें कि 19 के 1 में बोला गया था अभिव्यक्त कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर आप बोलने जानते हैं तो अभिव्यक्त दूसरे के सामने आप बात रख सकते हैं। 2 में क्या था? 2 में सभा करने की आज़ादी था। 3 में क्या था? संगठन बनाने की आज़ादी था। 19 के 4 में क्या था? 4 ओर घूमने की आज़ादी था। 19 के 5 में क्या था? बस जाने की आज़ादी था। 19 के 6 में क्या था? संपत्ति खरीदने का अधिकार था। 19 के 7 में क्या था? तो 19 के 7 में व्यवसाय करने की आज़ादी था, और व्यवसाय जो है वो लीगल होना चाहिए, ना कि इलीगल होना चाहिए। इस तरह से हम 19 देखें। 20 में क्या था? तो 20 में था एक अपराध की एक सज़ा, ओके, और अपराध उस समय के कानून के हिसाब से दिया जाएगा जिस वक्त वो अपराध किया था, ये 20 में बोला गया है। 21 में क्या था? निजता का अधिकार है, जैसे कि मोबाइल में हम प्राइवेसी लगा देते हैं या फिर प्राण एवं दोहिक स्वतंत्रता बोल सकते हैं, तो ये सब आर्टिकल 21 में आता था। 21 के को में क्या है? शिक्षा का अधिकार है। 22 में क्या है? तो 22 में 3 तरह की स्वतंत्रता दी जाती है। अगर पुलिस प्रशासन आपके घर या आपके पास आता है गिरफ्तार करने के लिए आपको, तो अब उसको ना 22 के 1 में वारंट दिखाना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा, ठीक है। फिर 22 के 2 में क्या है? तो 22 के 2 में उसको सशरीर जो है न्यायालय में पेश करना पड़ेगा। 22 के 3 में क्या है? तो 22 के 3 में आपको मनपसंद वकील रखने का अधिकार है। देख लिए 22। 23 में क्या है? 23 में जो है बलात् श्रम निषेध है, ठीक है, जिसे बोलते हैं बंधुआ मजदूरी, ठीक है। 23 में यह बोला गया बलात् श्रम निषेध, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बोला गया है 23-24 में। तो 23 में बोला गया है प्रतिषेध, मतलब बलात् श्रम निषेध के बारे में बोला गया है। कहने का अर्थ ये हो गया कि अगर किसी को 8 घंटा काम करने का मन है तो उससे आप ज़बरदस्ती 8 से 10 घंटा काम नहीं करवा सकते, ठीक है, और या फिर बेगारी नहीं करा सकते, बिना पैसा का उससे काम नहीं करा सकते। ये 23 में बोला गया है। 24 में क्या बोला गया था? 24 में बोला गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को खतरनाक काम में आप नहीं लगा सकते, ठीक है। 25 में क्या था? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार था। 25 से 28 जो है धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में ही बोला गया है, ओके। 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार था, ठीक है। अब समझते हैं हम लोग फिर से अच्छे से। तो हम जो देखने वाले हैं ये देखिएगा, 14 से लेकर 18 जो है समानता का अधिकार दिया गया है, ठीक है। उसके बाद 19 से लेके 22 तक जो है स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, ठीक है। 23 से 24 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, और 25 से 28 जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। धार्मिक मामले में जो है ये आर्टिकल के अंतर्गत आप काम कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि टेंट लगा सकते हैं, सत्य पूजा कर सकते हैं, विसर्जन कर सकते हैं, या फिर जो भी है धार्मिक छूट दी गई है 25 से 28 में ये बात बोली गई है। ये तो हम कल पढ़ाई दिए थे। तो अब जो हम देखने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं आज 29 से देखते हैं, ओके। 29 वैसे कल पढ़ा दिए थे, फिर भी आज देख लेते हैं। 29 में क्या बोला गया था? 29 में बोला गया था अल्पसंख्यक की रक्षा। कहने का अर्थ ये हो गया, अल्पसंख्यक अगर हम लोग के साथ पढ़ना चाहता है, ठीक है। अल्पसंख्यक मतलब वो हो गया जिसकी जनसंख्या में जनसंख्या अगर 1 लाख जनसंख्या अगर 1 लाख है तो 1 लाख का 10% निकालेंगे तो 10,000 होगा। तो 10,000 अगर 10,000 अगर आता है तो अल्पसंख्यक के अंतर्गत आता है, ठीक है। 10% अगर जो भी आएगा तो अल्पसंख्यक के अंतर्गत वो आता है, ओके। अल्पसंख्यक की रक्षा के बारे में बोला गया है, अगर हम लोग के साथ पढ़ना चाहता है तो उसे हम भगा नहीं सकते हैं। 30 में बोला गया है कि वो अगर वो पढ़ने में हम लोग के साथ ऑकवर्ड फील कर रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है उसको, तो वो अलग से जाके वो संस्था खोल सकता है, उसका खर्चा जो है सरकार उठाएगी, ओके देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो 29 और 30 में जो है शिक्षा एवं संस्कृति की बात बोली गई है एवं अल्पसंख्यक की रक्षा के बारे में बोला गया है। आज जो पढ़ने वाले हैं वो 31 के बारे में जानेंगे। 31 में क्या बोला गया है? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार के बारे में बोला गया है। कहने का अर्थ ये हो गया कि संपत्ति का अधिकार 31 में था, लेकिन अब ये कानूनी अधिकार बन गया है। क्यों कानूनी अधिकार बन गया है? तो कानूनी अधिकार ये इसलिए बन गया है क्योंकि जैसे कि मेरा कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, और सरकार को, भारत सरकार को यहाँ से ट्रेन गुजारना है और हम अपना प्रॉपर्टी नहीं बेचेंगे, तो अपना प्रॉपर्टी जब नहीं बेचेंगे तो सरकार के लिए फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर ट्रेन यहाँ से गुजारेगी कैसे? तो ये जो है संपत्ति के अधिकार को जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत इस समय जो PM था वो
कौन थे? मोरारजी देसाई थे। तो मोरारजी देसाई के समय जो है संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया और 31 और आर्टिकल जो 31 था संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना के 300 के को में इसे रख दिया गया। ओके देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 32 में क्या बोला गया है? 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ठीक है, जिससे बोला जाता है आत्मा। संविधान की आत्मा किस आर्टिकल को बोला जाता है? तो आर्टिकल 32 को बोला जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। संवैधानिक उपचार के अधिकार में 5 प्रकार की रीट प्रदान की गई है। 5 प्रकार की रीट के बारे में बताया गया है, जिसमें कि पहला रीट बोलता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहला रीट क्या बोलता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। कहने का अर्थ ये हो गया, अगर कोई व्यक्ति, पुलिस प्रशासन अगर आपको गिरफ्तार करती है तो उसे 24 घंटा के अंदर सशरीर न्यायालय में पेश करना पड़ेगा। इसे इंग्लिश में बोलते हैं हार्बस कॉर्पस। ओके, हार्बस कॉर्पस। और बंदी प्रत्यक्षीकरण में ही बोला गया था कि जाने और आने का मतलब टाइम नहीं जुड़ता है। अगर पुलिस प्रशासन को न्यायालय में 24 घंटा पेश करने में ज़्यादा टाइम लग गया तो उसे एक्सक्यूज़ देना पड़ेगा कि थोड़ा जाम लग गया था, इसलिए हम टाइम पे नहीं पहुंच पाए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 प्रकार की रीट में पहला रीट क्या बोला? बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें जो है 24 घंटा के अंदर जो है न्यायालय में पेश करना पड़ता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। परमादेश। परमादेश का अर्थ क्या हो गया? आदेश देना। परमादेश का अर्थ क्या हो गया? आदेश देना। कहने का अर्थ हो गया लापरवाही। ठीक है, कहने का अर्थ हो गया लापरवाही। इसमें समझिए, कोई डॉक्टर का टाइम है 10 बजे आने का हॉस्पिटल, ठीक है, कोई डॉक्टर का टाइम है 10 बजे हॉस्पिटल आने का, या फिर कोई टीचर का टाइम है 10 बजे आने का, या फिर वो पढ़ा नहीं रहा है तो बच्चों के साथ कहीं ना कहीं लापरवाही कर रहा है, भविष्य के साथ खेल रहा है। और कोई डॉक्टर का टाइम है 10 बजे आने का, वो डॉक्टर 10 बजे आएगा नहीं तो क्या होगा? मरीज जो पेशेंट जो वहाँ एडमिट है उसको तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, कहीं लापरवाही हुआ तो लापरवाही अगर दिखाएगा तो उसके ऊपर ने परमादेश लगाया जाएगा। ओके, इसे इंग्लिश में बोलते हैं मैंडेमस। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैंडेमस। ठीक है, तो वो लापरवाही करेंगे तो ये परमादेश लगा दिया जाएगा। ओके, 3 में क्या बोला गया है? 3 में बोला गया अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का अर्थ ये हो गया कि अधिकार से ज़्यादा अगर उड़ेंगे तो आपके ऊपर अधिकार परीक्षा लगा दिया जाएगा। कहने का अर्थ ये हो गया कि कोई चालान काटने का अधिकार, मोटरसाइकिल हो या कोई भी हो, चालान काटने का अधिकार जो है कम से कम 1 स्टार वाले व्यक्ति को है। ठीक है, जिसके कंधे पे 1 स्टार है वो जो है चालान काट सकता है। लेकिन आपका चालान जो है कांस्टेबल भी काट रहा है तो ये कहीं ना कहीं अधिकार का विरोध किया, मतलब अधिकार का गलत इस्तेमाल किया। गलत क्या किया? अधिकार का गलत इस्तेमाल किया। ओके, कांस्टेबल अगर चालान काट रहा है तो गलत इस्तेमाल कर रहा है। आपका औहदा कितना है और कौन औहदा वाला काम कर रहे हैं, तो कहने का अर्थ ये हो गया गलत इस्तेमाल करेंगे तो क्या कर रहा है? वो अधिकार परीक्षा के अधिकार के विरुद्ध वो जा रहा है। ओके, तो उसके ऊपर क्या लगाएंगे? को वारंट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? को वारंट लगाया जाएगा। ओके, 4 नंबर में क्या बोला गया है? 4 नंबर प्रतिषेध के बारे में बोला गया है। 4 नंबर प्रतिषेध के बारे में बोला गया है। प्रतिषेध को समझिए। प्रतिषेध मतलब क्या हो गया? न्यायालय की कार्यवाही को रोकना। न्यायालय की कार्यवाही को रोकना। कहने का अर्थ ये हो गया कि एक होता है हाई कोर्ट, एक होता है सुप्रीम कोर्ट, एक होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ओके देन, तो यहाँ पे जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लेके चलते हैं तब समझ में आएगा आपको। तो ये जो होता है ना, न्यायालय की कार्यवाही को रोकना, ठीक है, न्यायालय की कार्यवाही को रोकना। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि हाई कोर्ट से बड़ा होता है सुप्रीम कोर्ट। तो हाई कोर्ट अगर गलती कर रहा है या कर रही है, ठीक है, हाई कोर्ट अगर गलती कर रही है तो उसके ऊपर को वारंट कौन लगाएगा? को वारंट कौन लगाएगा? सुप्रीम कोर्ट लगाएगा कि तुम रुको, पेन उसका रोकेगा कि तुम रुको, तुम गलती कर रहा है, ठीक है, तो हम उसे रोक रहे हैं। तो वही चीज़ को बोला जाता है प्रतिषेध लगा देना। ओके देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का अर्थ क्या हो गया कि हाईकोर्ट गलती कर रहा था तो प्रतिषेध लगा रहे थे, अब जो है हाईकोर्ट गलती कर दिया तो अब उसके ऊपर जो निगरानी रखेगा वो सुप्रीम कोर्ट रखेगा। बोलेगा क्या? ठीक है, आप गलती तो कर दिए हैं, फाइल आप मेरे पास लाइए, अब हम इसको सुधारने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसे बोलते हैं उत्प्रेषण। इसे बोलते हैं उत्प्रेषण, मतलब कि अधीनस्थ न्यायालय के अधिकारी का पर नियंत्रण। ओके, उत्प्रेषण। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ में आ गया 5 प्रकार की रीट जो प्रदान की गई है आर्टिकल 32 के अंतर्गत किया गया है। ओके, इसे संविधान की आत्मा भी बोला जाता है। और किसने बोला था? तो भीमराव अम्बेडकर ने बोला था, ये बात याद रखिएगा। तो 5 प्रकार की रीट देख लिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 32 में क्या है? संविधान की आत्मा कहा जाता है 32 आर्टिकल को। और ये बोला किसने था? तो ये जो बोला था ये भीमराव अम्बेडकर बोला था। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा किस भाग में संविधान, किस भाग में आत्मा एवं हृदय की प्रस्तावना कहा गया है? ठीक है, कहने का अर्थ ये हम अच्छे से समझाते हैं आपको। आपसे क्वेश्चन पूछेगा किस आर्टिकल को संविधान की आत्मा कहा गया है, तो 32 बोलिएगा। और आपसे अगर बोलेगा संविधान का कौन सा वो भाग है
जिसमें संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा गया है। तो प्रस्तावना को कहा गया है। संविधान का भाग बोलेगा तो प्रस्तावना बोलिएगा, आर्टिकल बोलेगा तो 32 बोलिएगा आर्टिकल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 33 में क्या बोला गया है? 33 में बोला गया है राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद, सेना, गुप्तचर मूल अधिकार को सीमित किया गया है। कहने का अर्थ यह हो गया, कोई व्यक्ति, कोई एजेंसी है, जैसे कि राव क्या हो गया? राव हो गया एक तरह से रिसर्च एंड एनालिसिस विंग होता है ना। तो कोई मतलब कि कोई विभाग में, बहुत बड़ा विभाग में, कोई कर्नल हो या फिर कोई पुलिस प्रशासन हो, ऐसा विभाग जो कि वो विभाग में है, तो वो गुप्त सूचना पाकिस्तान जाके पहुंचाएगा। तो ये तो गलत बात है। तो वो गुप्त सूचना मीडिया जो है कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी छाप रहा है और इसका गलत प्रभाव पड़ रहा है भारत पे और इसका लाभ उठा रहा है पाकिस्तान, ठीक है, जो कि ऐसा वैसा नहीं बोलना चाहिए। तो ये सब जो गुप्त सूचना होता है, मीडिया के जो प्रचार प्रसार होता है, इस पे थोड़ा सा सीमित जो कर दिया गया है वो आर्टिकल 33 के अंतर्गत कर दिया गया है। किसके लिए? तो राष्ट्रीय सुरक्षा के हित के लिए ये बात किया है। 34 में क्या है? 34 में बोला गया है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून लागू हो सकता है। भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून लागू हो सकता है। इसे बोलते हैं सेना न्यायालय या फिर मार्शल कोर्ट, ठीक है, सेना न्यायालय या मार्शल कोर्ट बोलते हैं, ठीक है, कोर्ट ऑफ मार्शल बोलते हैं। तो सेना का कानून जो है कहीं भी लागू हो सकता है। किस आर्टिकल के तहत? 34 आर्टिकल के तहत। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 35 में क्या बोला गया है? तो 35 में बोला गया है कि मूल अधिकार, ठीक है, भाग 3 में मूल अधिकार लागू होने की विधि की चर्चा। कहने का अर्थ यह हो गया कि मेरा जो मूल अधिकार है, जैसे कि कोई बंधुआ मजदूर है, बंधुआ मजदूर के बारे में किस आर्टिकल में बोला गया है? तो आर्टिकल 23 में बोला गया है। तो बंधुआ मजदूर के तौर पे क्या होता था कि कोई पैसा नहीं चुका पाया, कोई बड़ा आदमी का पैसा नहीं चुका पाया, तो उसको ज़बरदस्ती जो है काम करवाया जाता था, ठीक है। तो इसीलिए जो है मतलब बंधुआ मजदूर के लिए अलग से कानून बनाने का जो अधिकार दिया गया है वो संसद को दिया गया है कि आप जो इसके ऊपर निगरानी रखिए और नया कानून बनाइए, ठीक है, बंधुआ मजदूर या कोई भी कानून बनाइए। तो ये सब जो है बात बोली गई है 35 आर्टिकल में बोली गई है, ठीक है, ताकि बंधुआ मजदूर को सताया जा रहा है या उसका मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो संसद को यह अधिकार दिया गया है कि आप जो है इसके ऊपर कानून बनाइए, उसके ऊपर काम करिए, ठीक है। तब वो कानून बना के पुलिस प्रशासन को बोल देगा कि बंधुआ मजदूर के माध्यम से इसे खटाया जा रहा है, आप इसके निगरानी रखिए। तो वो व्यक्ति को जो है, जो बस व्यक्ति बंधुआ मजदूर के तौर पे उसे खटवाता था, वो व्यक्ति को पूछताछ नहीं करेगा, डायरेक्ट गिरफ्तार करेगा, ठीक है, जब कानून बन जाएगा तब। तो ये सब कानून बनाने का अधिकार जो है संसद को दिया गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं ध्यान से। तो अब जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले भाग 4। क्या देखने वाले? भाग 4। भाग 4 में क्या बोला गया है? भाग 4 में बोला गया है नीति निर्देशक तत्व के बारे में। नीति निर्देशक तत्व के बारे में। नीति निर्देशक तत्व एक तरह से हो गया राज। वो राज नहीं है। बिहार और यूपी वाला राज नहीं है, ठीक है। ये एक स्टेट की बात बोली गई है। स्टेट कहने का अर्थ ये हो गया कि हम बिजली विभाग हैं, हम बिजली विभाग को बड़ा अधिकारी हैं, ठीक है। मेरा मन होगा कि हम 5 घंटा लाइन नहीं देंगे, हम 1 घंटा लाइन देंगे, ठीक है, या फिर लाइन कभी भी काट सकते हैं। तो क्या उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए? नहीं हो सकता। क्योंकि DPSC में ये बात बोल दिया है कि 37 में आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। कुछ भी होगा न्यायालय नहीं जा सकते, क्योंकि अपने आप में वो स्टेट है, उसका वो अधिकार है, कुछ भी कर सकता है। ओके, तो DPSP में स्टेट की बात बोली गई है। समझ में आ गया कि बिहार और यूपी की बात नहीं बोली गई है, वो अलग स्टेट की बात बोली गई है। तो इसे हम अच्छे से समझते हैं। भाग 4 में 36 से 51 आर्टिकल आते हैं। 36 में क्या बोला गया है? DPSP की परिभाषा है। 37 में क्या बोला गया है कि न्यायालय आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको समझाए कि लाइन कभी भी काट देगा या फिर राशन पानी कुछ भी हो नहीं देगा सरकार की तरफ से, तो आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। इसमें हम जानेंगे। देखिए, तो 36 में परिभाषा है इसके बारे में। 37 में क्या है कि आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं, ऐसा अगर लाभ नहीं मिलेगा इसकी तरफ से न्यायालय नहीं जा सकते हैं। 38 में क्या बोला गया है? 38 में लोक कल्याण के बारे में बोला गया है। कहने का अर्थ यह हो गया कि सरकार की तरफ से राशन दिया जाता है, पानी दिया जाता है, बिजली दिया जाता है, लेकिन अगर ये नहीं देगा तो क्या आप चिल्लाएंगे? क्योंकि 37 से पहले ही बोल दिया है कि न्यायालय आप नहीं जा सकते। ओके, पहले ही बोल दिया। 39 में क्या है? समान काम के समान वेतन, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, समान काम के समान वेतन उसको दिया जाएगा, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। अगर महिला 2 घंटा काम कर रही है या फिर जेंट्स 2 घंटा काम कर रहा है तो दोनों को समान पेमेंट दिया जाएगा। ओके, ये किस में बोला गया है? तो ये बोला गया है
39 में, 39 के क में क्या बोला गया है? 39 के क में बोला गया है निःशुल्क विधि सहायता। क्या बोला गया है? निःशुल्क विधि सहायता। निःशुल्क विधि सहायता का अर्थ ये हो गया कि कानून की तरफ से उसको फ्री सहायता दिया जाएगा। वकील उसके लिए अफेक्ट करवाएगा। कहने का अर्थ ये हो गया कोई गरीब व्यक्ति है वो वकील अफेक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है, अपना केस लड़ने के लिए, तो न्यायालय उसे एक वकील देगा, ठीक है, न्यायालय सरकार की तरफ से एक वकील दिया जाएगा उसको कि इसका केस आप लड़िए। ओके, इस तरह से कानूनी सहायता दिया जाएगा। ओके, जो भी है, जैसे कि कोई व्यक्ति है, केस मुकदमा हो गया, उसको कुछ जानकारी नहीं है, तो कानून की तरफ से पुलिस प्रशासन के पास जाएगा ना, तो उसको समझाया जाएगा, वो व्यक्ति को कानूनी जो तोड़ मोड़ जो भी होता है उस व्यक्ति को जो है ये सब बताया जाएगा कानून के माध्यम से, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये कानूनी सहायता उसको दिया जाएगा, बताया जाएगा, जानकारी नहीं है तो बताया जाएगा, ठीक है। निःशुल्क विधि सहायता 39 के ए में। 40 में क्या है? पंचायत है। 40 में क्या है? पंचायत की बात बोली गई है, पंचायत की बात बोली गई, ठीक है। पंचायत मतलब कि जैसे मुखिया का चुनाव होता है ना, तो वो पंचायत की बात बोली गई है, ठीक है। और पंचायत लड़ने के लिए कितना वर्ष आयु होने चाहिए? 21 वर्ष। 21 वर्ष अगर आपका आयु है तो पंचायत का चुनाव लड़ सकते हैं। 41 में क्या बोला गया है? दशाओं में मजदूरी, दशाओं में मतलब कुछ दशाओं में सहायता की बात बोली गई है, ठीक है, दशाओं में सहायता की बात बोली गई है। कहने का अर्थ ये हो गया कोई व्यक्ति विकलांग है, कोई व्यक्ति विकलांग है, ओके, तो विकलांग के तौर पे उसको क्या दिया जाता है? साइकिल दिया जाता है, ठीक है। कोई व्यक्ति विकलांग है, साइकिल दिया जाता है सरकार की तरफ से, लो तुम्हारे दशा को देखते हुए हम आपको साइकिल या ऐसा कुछ दे देते हैं। लेकिन नहीं देगा तो क्या न्यायालय जा सकते हैं? क्योंकि 37 में पहले ही बोल दिया कि आप न्यायालय नहीं जा सकते, ओके। पेंशन, बूढ़ा लोग को पेंशन दिया जाता है, ठीक है, सरकार की तरफ से। लेकिन पेंशन बंद कर देगा तो क्या कर देंगे? अभी पेंशन बंद कर दिया है तो क्या वो चिल्लाएगा? क्योंकि पहले ही बोल दिया 37 में कि न्यायालय नहीं जा सकते। तो ये जो है दशा को देखते हुए उसको सहायता देने की बात बोली गई है। 42 में क्या बोला गया है? मनोचित प्रसूति सहायता। मनोचित दशाओं में प्रसूति सहायता। पहले मनोचित दशा समझ लीजिए। मनोचित दशा का अर्थ ये हो गया जैसे कि हमको बड़ा अधिकारी है या फिर कोई भी बड़ा व्यक्ति है और उसके अंदर बहुत सारा वर्कर काम कर रहा है, ठीक है, बहुत सारा वर्कर काम कर रहा है। कहने का अर्थ ये हो गया कि एक हो गया जैसे कि एक होता है पैसेंजर ट्रेन, एक होता है मालगाड़ी ट्रेन। तो पैसेंजर ट्रेन में टॉयलेट होता है, ठीक है, फैन लगा रहता है, लाइट होता है। लेकिन मालगाड़ी में शायद ऐसा सिस्टम नहीं होता है, अंधेरे में रहना पड़ता है, ठीक है, ना टॉर्च होता है ना फिर टॉयलेट होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये गलत है कि नहीं? तो उसको मनोचित दशाओं तो देंगे ना, ठीक है, मनोचित दशा देंगे। तो ये सब मनोचित दशा की बात जो बोली गई है, मनोचित दशा की, तो आर्टिकल 42 में बोली गई है, ठीक है। मनोचित दशा को देखते हुए ये सब कदम उठाना चाहिए। लेकिन सरकार की तरफ से या फिर कोई व्यक्ति की तरफ से ये सब नहीं देगा तो क्या आप न्यायालय जाएंगे? न्यायालय नहीं जा सकते, क्योंकि से पहले बोल दिया है कि न्यायालय आप नहीं जा सकते। प्रसूति सहायता, प्रसूति सहायता करती होगी कोई व्यक्ति प्रेग्नेंट, मतलब कोई महिला प्रेग्नेंट है, ठीक है। प्रसूति सहायता मतलब कोई महिला प्रेग्नेंट है, तो प्रसूति सहायता का अर्थ ये हो गया कि पहली बात तो ये हो गया कि उससे आप हार्ट काम करा नहीं सकते हैं महिला से, ठीक है, क्योंकि अगर प्रेग्नेंट है तो हार्ट काम करा नहीं सकते हैं, ठीक है। और एक बात और है कि जैसे कि 9 मंथ की कोई मतलब प्रेग्नेंट है लेडीज़, ठीक है, तो 9 मंथ में 1.5 आप घटा दीजिए, 1.5 घटा दीजिए, ठीक है। तो इससे पहले ही जो है उसको छुट्टी दे दिया जाएगा, सहायता दे दिया जाएगा, ठीक है। और फिर 1.5 महीना फिर और देगा, टोटल मिला के 3 महीना, ठीक है, टोटल मिला के 3 महीना। तो कहने का अर्थ हो गया 9 महीना के बाद 9 महीना में 3 महीना घटा दीजिए, तो 3 महीना जो है उसको रिलीफ दिया जाएगा, 3 महीना जो है उसे रिलीफ दिया जाएगा उसकी स्थिति को देखते हुए। प्रसूति सहायता यही होता है, ओके। और ये जो है 1 या 2 बच्चा पे ही दिया जाता है, ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 43 में बोला गया है न्याय संग निर्वाह मजदूरी। न्याय संग निर्वाह मजदूरी मतलब ये हो गया कि न्याय संग निर्वाह योग मजदूरी, मतलब कि अगर सरकार के अंदर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है या कर रही है तो सरकार उसको उतना पेमेंट देगी जिससे उसके परिवार का पालन पोषण अच्छा से हो सके। तो यही होता है निर्वाह योग मजदूरी, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका एक ट्रिक होता है, आप 41, 42, 43 एक ट्रिक है दमन याद रखिएगा। 2 से दशा में 41, मोह से 42,
42 में क्या बोला गया है, मनुचित दशम प्रसूति सहायता। 9 से निर्वाह योग मजदूरी, न्याय संग निर्वाह योग मजदूरी, ठीक है। तो इसका ट्रिक होता है दमन, ये आप याद रखिएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। 43 के को में बोला गया है कामगारों में भागीदारी, कामगारों में भागीदारी, ठीक है। कहने का अर्थ ये हो गया कि कोई कारखाना है, ठीक है, और कारखाना का मालिक है, तो छुट्टी उट्टी जो भी लेना होगा या फिर देना होगा या फिर कोई बंद करना पड़ेगा, तो उस एम्प्लॉयर से या फिर उसके अंदर जो भी काम करता है तो उससे पूछा जाएगा कि किस दिन हम छुट्टी रखें, आप लोग किस दिन छुट्टी रखना चाहते हैं, मतलब थोड़ा सा जो उससे पूछा जाएगा, राय मशवरा लिया जाएगा, ठीक है। तो यही बात बोला गया है कामगारों में भागीदारी। 43 के को में ये बात बोला गया है। अब समझते हैं 44 में क्या बोला गया है, समान सिविल सहायता के बारे में बोला गया है, समान सिविल सहायता के बारे में बोला गया है, ठीक है। अब समान सिविल सहायता होता क्या है वो समझिए। देखिए, एक होता है दंड संहिता। दंड संहिता कब होता है, जब आप अपराध करते हैं तो आपको ऊपर दंड संहिता लगाया जाएगा, 107, 307 या फिर 302 जो भी है दंड संहिता लगाया जाएगा। एक होता है आचार संहिता। आचार संहिता कब लगता है, चुनाव के समय लगता है आचार संहिता, ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और हम जो बोल रहे हैं वो समान सिविल सहायता के बारे में बोला गया है, ठीक है, जो कि 3 कंडीशन को फॉलो करता है, विवाह, वसीयत, तलाक, ठीक है। विवाह को समझिए। विवाह का अर्थ ये हो गया कि कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, ठीक है, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, तो विवाह का मतलब ये हुआ कि आप एक ही शादी कर सकते हैं, 2 शादी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जो आपका रीति रिवाज है वो रीति रिवाज आप फॉलो करिए, लेकिन आप जो है एक ही शादी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आपके घर में कोई एक पत्नी है, ठीक है, कोई आर्थिक स्थिति खराब है या फिर ऐसा कोई प्रॉब्लम है या फिर डेथ कर गई, तब आप दूसरा शादी कर सकते हैं, लेकिन एक बीवी के रहते हुए आप दूसरा शादी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन रीति रिवाज के हिसाब से आप शादी कर सकते हैं, ये बात बोला गया है, ठीक है। विवाह समझ में आ गया, ठीक है। एक होता है वसीयत। वसीयत में क्या हो गया, वसीयत में यूसीसी में समान सिविल सहायता में क्या बोला गया वसीयत में कि कोई लड़की का शादी हो गया और नहरा छोड़ के वो अपना ससुराल चली गई, ठीक है, और पापा का प्रॉपर्टी है, मम्मी लोग की प्रॉपर्टी है, तो वो चाहेगी तो उस प्रॉपर्टी में भाई का अधिकार तो होता ही है, बेटा का अधिकार तो होता ही है, तो वो चाहेगी तो अपने पापा नैहर में जाके वो प्रॉपर्टी में वो भी हिस्सा जाके ले सकती है, समझे ना, इस तरह से बात बोला गया है, ओके। तो ये बात जो है वसीयत के बारे में बोला गया है। अब जो है आता है तलाक, ठीक है। तलाक में क्या बोला गया है, पहले क्या होता था कि मुस्लिम लोग में मतलब पहले क्या होता था कि मोबाइल पे ही या फिर कहीं भी बोल दिया तलाक 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 तो तलाक हो जाता था, ठीक है। इस तरह से 3 तलाक जिसे बोलते थे, तो ये कहीं ना कहीं गलत था, ठीक है। तो अब जो समान सिविल सहायता के अंतर्गत क्या बोला गया है कि हिंदू धर्म में जैसे जिस तरह से शादी ब्याह होता है ना, तो आप भी अपने धर्म में शादी ब्याह किए अपने हिसाब से, लेकिन तलाक लेने के लिए आपको न्यायालय जाना पड़ेगा। तलाक लेने के लिए आपको न्यायालय जाना पड़ेगा, न्यायालय में जाके जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके आपको तलाक मिल सकता है, ठीक है। ये सब था समान सिविल सहायता के अंतर्गत होता था, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 45 में क्या बोला गया है, 0 से 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षा एवं स्वास्थ्य देने का अधिकार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य का ख्याल रखने के बारे में बोला गया है, ओके। 46 में क्या बोला गया है, SC ST के विशेष व्यवस्था के बारे में बोला गया है, SC ST का विशेष व्यवस्था के बारे में 46 आर्टिकल में बोला गया है। 47 में क्या बोला गया है, पोषण आहार के बारे में बोला गया है, पोषण आहार के बारे में बोला गया है। कहने का अर्थ ये हो गया, 47 में ही बात बोला गया है कि सरकार की तरफ से जो है आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए आपके लिए जो है दवा दारू का व्यवस्था करेगा, दारू नहीं दवा, ठीक है, दवा का व्यवस्था करेगा। बिहार में जो शराब बंद हुआ है ये आर्टिकल 47 के तहत ही बंद हुआ है, क्यों, क्योंकि आपका स्वास्थ्य खराब नहीं हो जाए, इसलिए स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पोषण युक्त आहार आपके लिए प्रोवाइड कराने का जो जिम्मेदारी है वो सरकार को है। लेकिन नहीं कराएगा तो क्या आप कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये बात बोल दिया है 37 में कि न्यायालय आप नहीं जा सकते हैं, ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। 48 में क्या बोला गया है, कृषि पशुपालन एवं दुधारू पशु हत्या पे रोक, ठीक है। अब कृषि के लिए पशुपालन के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दुधारू पशु हत्या आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दुधारू पशु हत्या का अर्थ ये हो गया, कोई गाय है, ओके, तो हम लोग का हिंदू धर्म में गाय तो बहुत मतलब माता होता है, ठीक है, राष्ट्रीय हित के हिसाब से, तो वो गाय का एक बच्चा है, ओके, गाय का एक बच्चा है, तो उस गाय के बच्चे के माँ को आप बलि नहीं दे सकते हैं, ठीक है, उसे हलाल नहीं कर सकते हैं। तो ये बात बोला गया दुधारू पशु हत्या पे रोक की बात जो बोली गई है
वो बात बोली गई है 48 में, ठीक है, वो बात बोली गई है 48 में। 49 में क्या बोला गया है, और 48 के को भी याद रखिएगा, 48 के को में बोला गया है वन तथा वन्य जीव की रक्षा के बारे में बोला गया है। वन तथा वन्य जीव की रक्षा के बारे में 48 के को में बोला गया है। और कृषि पशुपालन दुधारू पशु हत्या पर रोक 48 में बोला गया है। 49 में क्या बोला गया है, राष्ट्रीय स्मारक की रक्षा। राष्ट्रीय स्मारक का मतलब क्या हो गया, लाल किला हो गया, लाल किला हो गया, ठीक है, ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया। तो ये सब राष्ट्रीय स्मारक है, ये सब रक्षा करने का अधिकार किसके पास है, सरकार के पास है। तो सरकार जो ये सब की रक्षा करेगा, ओके। लेकिन नहीं करेगा तो क्या दिक्कत है, पहले ही बोल दिया। तो ये सब राष्ट्रीय स्मारक रक्षा करने का अधिकार जो है आर्टिकल 49 के तहत ये सब करेगा, ठीक है। राष्ट्रीय स्मारक की रक्षा के बारे में बोला गया। 50 में क्या है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथककरण, मतलब कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग कर दिया गया है, ठीक है। कार्यपालिका का अर्थ ये हो गया जो काम करता है, जैसे कि डीएम, एसपी, ये सब क्या है, ये सब कार्यपालिका के अंदर आता है, ठीक है। न्यायपालिका, न्यायपालिका कौन हो गया, जो न्याय करता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब क्या है, ये सब न्यायपालिका है। तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का जो पृथककरण किया गया है वो 50 आर्टिकल में किया गया है, ओके। अब देखते हैं 51 में जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में बोला गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में बोला गया है, ओके। अंतर्राष्ट्रीय शांति, भारत जो बना यूएनओ का सदस्य, यूएनओ का जो सदस्य बना, यही आर्टिकल के तहत बना था, ओके। यूएनओ का सदस्य 51 आर्टिकल के तहत ही बना था, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति के जो बात बोली गई है वो 51 में बोली गई है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज हम देखें भाग 4 जो कि 36 से 51 आर्टिकल तक आते हैं, ठीक है। हम लगभग आज देख लिए। कल जो हम देखने वाले हैं, कल हम देखेंगे मूल कर्तव्य और भाग 5 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ओके। देन इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग को मेरा जो कंटेंट अच्छा लग रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।